जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया बार काउंसिल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2024 में हुए ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम के पेपर का एनालिसिस में। बात करें 2024 में जो सेट कोड बी में पेपर आया है। सेट कोड बी का मतलब ये नहीं होता है कि पेपर अलग अलग हैं। सेट ए बी सी डी में क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं। बात करें पहले क्वेश्चन की, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है। यह धारा 37B के अंतर्गत होती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 37B द्वारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, BNSS की किस धारा में घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्ति की पहचान करने, उसे कुर्क करने और जब्त करने के प्रावधान हैं? ये धारा 86 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति भारत में कोई अपराध करता है और उसकी विदेश में संपत्ति है तो उसे कुर्क करने की और पहचान करने का प्रावधान धारा 86 के अंतर्गत आता है। बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, BNSS की कौन सी धारा मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है? धारा 346 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 346 कहती है कि शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों का जो स्थगन है इस पर प्रतिबंध लगाती है। स्थगन का मतलब स्टे, काफ़ी दिनों तक उस पर कोई प्रक्रिया ना हो, इस पर एक प्रतिबंध लगा देती है ताकि निपटारा जल्द से जल्द होने लगे। अगला प्रश्न पूछा गया, जिला न्यायालय में एक मुकदमा लंबित है लेकिन एक पक्षकार मीरा जिला न्यायालय बी में इसे स्थानांतरित करने का अनुरोध करती है, यह दावा करते हुए कि न्यायालय ए में न्यायाधीश पक्षपाती है। विरोधी पक्षकार रवि यह कहते हुए आपत्ति करता है कि यह अनुरोध निराधार है। यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि मुकदमा स्थानांतरित किया जा सकता है? तो ये जिला न्यायालय में मुकदमे चल रहे थे तो इसको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन के हिसाब से या फिर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट इसको एक स्थान से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने का अधिकार रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दिया है। ऑप्शन नंबर बी में जिला न्यायालय, बी में सिविल न्यायाधीश, तो जिला न्यायालय ए और ना ही जिला न्यायालय बी इसका निर्णय कर सकते हैं। स्थानीय अधिवक्ताओं की एक समिति, जब जज इसका निपटारा नहीं कर सकते हैं तो वकील कैसे कर सकते हैं? जिला न्यायालय ए जहां मुकदमा वर्तमान में लंबित है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जिन न्यायालयों के बारे में चर्चा की जाए वो इसका निपटारा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न पूछा गया, माया अपनी पड़ोसी नेहा से कुछ राशि की वसूली के लिए न्यायालय ए में मुकदमा दायर करती है। कार्यवाही के दौरान नेहा अनुरोध करती है कि सीमा नामक एक तीसरे पक्ष को मुकदमे में शामिल किया जाए क्योंकि सीमा कथित रूप से ऋण के लिए उत्तरदायी है। माया आपत्ति जताते हुए दावा करती है कि सीमा कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है। न्यायालय ए तब आवेदन की समीक्षा करता है और निर्णय लेता है कि सीमा को वास्तव में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस स्थिति में CPC कोड ऑफ प्रोसीजर का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? कि आदेश 1 नियम 10 पक्षों के संयोजन और प्रतिस्थापन का नियम है। न्यायालय ए का निर्णय प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत आता है।
अगला प्रश्न पूछा गया, सीपीसी की कौन सी धारा मूल डिक्री से अपील करने की अनुमति देती है? जो सीपीसी की धारा है ये धारा 96 है जो मूल डिक्री से अपील करने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न पूछा गया, सीपीसी के तहत किसी मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? जो सीपीसी के तहत किसी मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा 90 दिन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सीपीसी की कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान करती है? आपको बताना है कि सीपीसी की कौन सी धारा है जिसके तहत कोई राज्यपाल यदि उसे न्यायालय में बुलाया जाता है तो वो अनुपस्थित रह सकता है, यानी उसे उपस्थिति की छूट प्रदान की जाती है। तो ये धारा 133 है। इस धारा के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी मामले को एक अदालत से दूसरे अदालत में स्थानांतरित करने के अदालत के अधिकार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? संदर्भ, समीक्षा, मुकदमों का स्थानांतरण या रेस जुडिकेटा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुकदमों का स्थानांतरण। अगला प्रश्न पूछा गया, सीपीसी के किस आदेश के तहत संक्षिप्त मुकदमों की प्रक्रिया प्रदान की गई है? जो सीपीसी के आदेश हैं 37वां है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सीपीसी के आदेश 37 के तहत संक्षिप्त समरी मुकदमों की प्रक्रिया प्रदान की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जिसे ऑल इंडिया बार काउंसिल ने विड्रॉ कर लिया है, मतलब इसके नंबर मिले होंगे, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। बीएनएस की कौन सी धारा राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए गवाह सुरक्षा योजना तैयार करना अधिसूचित करने का आदेश देती है? ये क्वेश्चन ऑल इंडिया बार काउंसिल ने विड्रॉ किया है क्योंकि उसमें ऑप्शन सभी नहीं मिले हैं, सही नहीं मिले हैं। प्रत्येक राज्य सरकार गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह संरक्षण योजना तैयार एवं अधिसूचित करेगी। अगला प्रश्न पूछा गया, सीपीसी की किस धारा ने अंतर्विभाजीय मुकदमों का प्रावधान है? अंतर्विभाजीय मतलब इंटर प्लीडर जिसमें यूज किया जाए, तो आदेश धारा 88 और आदेश 35 के तहत एक इंटर प्लीडर मुकदमों का प्रावधान है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीपीसी की कौन सी धारा प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान करती है? प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान धारा 35A झूठे या कष्टप्रद दावों या बचाव के लिए प्रतिपूरक लागतों के भुगतान का प्रावधान करती है। यदि आप पर कोई झूठा केस कर देता है और फिर उसकी जांच वगैरह होती है तो जिसे मानहानि का मुकदमा कहते हैं, इसे प्रतिपूरक कहा जाता है। प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान धारा 35A के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में मौजूद नहीं था? इस ऑप्शन प्रपीड़न, धमकी, बाधा, प्रलोभन। प्रपीड़न का मतलब होता है जबरदस्ती, तो बीएसए की धारा 22 में जबरदस्ती यानी प्रपीड़न शब्द जोड़ा गया जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में वर्णित नहीं था। अगला प्रश्न, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है पर किसमें चर्चा की गई है? प्रश्न पूछा गया कि कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, इस पर चर्चा कब की गई है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 14 में यह बताया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी प्रक्रिया या काम के नियमित क्रम का प्रमाण यह साबित करने में मदद करता है कि वह कार्य उसी क्रम में हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, एक आपराधिक मुकदमे में राजेश पर चोरी का आरोप लगाया जाता है।
जांच के दौरान पुलिस लैपटॉप को उस स्थान से बरामद करती है जहां राजेश का अक्सर आना जाना था। लैपटॉप पर उसके फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार अदालत को इस साक्ष्य की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? बरामद लैपटॉप और फिंगरप्रिंट परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, मतलब ये बनाए जा सकते हैं, परिस्थितिजन्य हैं, इनको देखकर निर्णय किया जाएगा, जिन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ माना जा सकता है, लेकिन वे अपने आप में उचित संदेह से परे अपराध साबित नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि आपके फिंगरप्रिंट और लैपटॉप परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। अब जैसे मान के चलो कि लैपटॉप है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी ने रख दिया आपको फंसाने के लिए। फिंगरप्रिंट, अब आपके फिंगरप्रिंट जब आपने वो लैपटॉप यूज किया होगा तो उस पर फिंगरप्रिंट भी आए होंगे, इसलिए ये उचित संदेह से परे अपराध साबित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, जहाँ कोई दस्तावेज कई भागों जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया जाता है, वहाँ बीएसए 2023 प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इन सबको प्राथमिक साक्ष्य के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें कोई दस्तावेज के भागों जैसे मुद्रण हो, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में हो। बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बीएसए की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा? कहने का मतलब ये है बीएसए की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी न्यायालय मंत्रियों या भारत के राष्ट्रपति के बीच की किसी भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा। कोई भी बातचीत होती है, पत्र व्यवहार होता है मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में, तो वो कोर्ट अपने पास नहीं मंगा सकता है। यह धारा 165 में लिखा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165(3) यह प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी संचार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा। बात करें अगले प्रश्न की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार सिविल मामलों के चरित्र साक्ष्य कब प्रासंगिक होते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार सिविल मामलों के चरित्र साक्ष्य केवल तभी प्रासंगिक होते हैं जब अन्य प्रासंगिक तथ्य से संबंध हो। जब दूसरे तथ्यों से संबंध होगा तभी इसे प्रासंगिक माना जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सीपीसी की कौन सी धारा रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धारा 11 जो है सिविल प्रोसीजर कोड में रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से संबंधित है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न में पूछा गया है बीएसए 2023 की धारा 146 के तहत अदालती कार्यवाही में सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? तो जिरह के दौरान जब मामले शुरुआती अविवादित और पर्याप्त रूप से साबित हों तो सूचक सब प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। प्रश्न क्या है? बीएसए 2023 जो अभी नई पुस्तकें आई हैं, नए नए नियम कानून आए हैं, धाराएं बनी हैं, तो बीएसए 2023 की धारा 146 के तहत अदालती कार्यवाही में सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? यानी जिरह के दौरान जब मामले शुरुआती अविवादित या पर्याप्त रूप से साबित हों तो सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है? मध्यस्थता का मतलब क्या होता है? दो पार्टियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष शामिल होता है जो पक्षों के बीच बातचीत कराता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है,
ABC लिमिटेड और XYZ प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संविदा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड शामिल है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। हालांकि पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थ की नियुक्ति के मुद्दे को हल करने के लिए लागू होगा? तो आपको बताना है कि ABC लिमिटेड और XYZ प्राइवेट लिमिटेड के बीच जो संविदा हुई, जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए, अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड शामिल है, जिसमें कहा गया है किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। यदि इन दोनों पक्षों के बीच में कोई विवाद होता है तो वो कहाँ भेजा जाएगा? मध्यस्थता के पास। हालांकि पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में विफल होते हैं। अब दोनों पक्ष मध्यस्थता की जो व्यक्ति या समिति है उस पर सहमति रखने में विफल होते हैं। इस प्रकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थ की नियुक्ति के मुद्दे को हल करने के लिए लागू होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि पक्षकार इस पर सहमत होने में विफल रहते हैं तो न्यायालय धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लाभ ADR उपयोग करने का नहीं है? यह हमेशा बाध्यकारी निर्णय देता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किरण और मीरा एक मध्यस्थता में शामिल हैं, जिसमें किरण को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का अधिन निर्णय किया गया है। मीरा ने यह तर्क देते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण अधिनिर्णय लागू करने योग्य नहीं था। किरण ने मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का निम्न में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने को नियंत्रित करता है? इस प्रकार की मध्यस्थता में अधिनियम की धारा 36 मध्यस्थता अधिनिर्णय को स्वतः लागू करने की अनुमति देती है, जब तक कि अदालत द्वारा इसे रद्द ना कर दिया जाए। बात करें अगले प्रश्न की, BSA 2023 की धारा 78(2) के अनुसार किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में धारणा क्या है? दस्तावेज पर हस्ताक्षर या प्रमाणन करते समय अधिकारी के पास दावा किया गया आपराधिक पद था। दावा किया गया क्या था? आपराधिक पद। BSA 2023 की धारा 78(2) के अनुसार किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में क्या धारणा है? तो दस्तावेज पर हस्ताक्षर या प्रमाणन करते समय अधिकारी के पास दावा किया गया आधिकारिक पद था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी ऑल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा विड्रॉ किया गया है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए कितने समय के लिए रुकना होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से कोई भी सही नहीं है। डिक्री की तारीख से 6 माह की अवधि तक इंतजार करना होगा। अधिकार के तौर पर अदालत की अनुमति के बिना तुरंत बाद शादी कर सकता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। इनमें से कोई नहीं। डिक्री की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक इंतजार करना होगा। तो ये प्रश्न ऑल इंडिया बार काउंसिल ने विड्रॉ कर लिया है, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं माना है। अगला प्रश्न पूछा गया, आरती और राजेश की शादी को 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान राजेश द्वारा आरती पर लगातार अत्याचार किया जाता है, जिससे उसे भावनात्मक और मानसिक परेशानी होती रही। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(IA) के तहत क्रूरता के आधार पर आरती तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का फैसला करती है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? आरती
क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग तभी कर सकती है जब वह मानसिक व शारीरिक क्रूरता साबित कर दे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑन मैटर्स वेयर दाएं भाग इज साइलेंट व्हाट प्रिविल्स, जिन मामलों में दाएं भाग अनभिव्यक्त होता है मतलब शांत रहता है वह कहाँ प्रचलित है। तो ये मिताक्षरा में यह प्रचलित होता है मतलब रूढ़िवादी परंपराओं में। अगला प्रश्न पूछा गया, निशा और आकाश अलग हो चुके हैं, वे दोनों अपने नाबालिग बच्चे को आरब की कस्टडी चाहते हैं। निशा मुख्य देखभाल करता रही है जबकि आकाश का दावा है कि वह आरब के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है। वे दोनों संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। आरब की कस्टडी निर्धारित करने में अदालत मुख्य रूप से निम्न में से किस कारक पर विचार करेगी। तो जिसमें बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित हो उस हिसाब से बच्चे को माँ को या पिता को सौंप देगी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं और मैच द फॉलोइंग दी गई है, आपको बताना कौन सा सही है। बोले गए शब्द को विशिष्ट संबंध कहते हैं, ए का 4 सही हो जाएगा। दीपिका बनाम कैट केस में क्या हुआ था, तो बोले गए शब्द हैं तो इसे उन्नत कुल कॉल कहा जाता है। दीपिका बनाम कैट में विशिष्ट संबंध बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, मौन में सुन्नत उल तकरीर कहा जाता है, ये उर्दू के शब्द हैं। आस कौर बनाम करतार सिंह, इसमें प्रथागत कानून बताया गया है। सायरा बानो बनाम भारत संघ, ये 3 तलाक मामला था। सायरा बानो बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धाराओं में सापिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई। जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है इसके अंतर्गत धारा 3F1 और धारा 3G का स्पष्टीकरण और 5B का स्पष्टीकरण है। धारा में सापिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई। अगला प्रश्न पूछा गया है, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपाय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में किया गया है। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना मतलब शादी हो गई, अलग अलग रहने लगे, पुनर्स्थापना मतलब फिर से एक साथ आना चाहते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, धारा 9 के तहत। अगला प्रश्न, किस मामले में जेल में एक कैदी ने शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा था जो जनहित याचिका में अग्रणी बन गया। हालांकि बाद में न्यायालय ने पत्रों पर विचार करने की प्रथा को छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जेल में कैद था, उसने अपनी शारीरिक यातना का वर्णन किया जिसमें उसे अन्य कैदियों द्वारा मारा पीटा जाता था और वहाँ जेल में जो जेल वार्डन थे उनके द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे वो सर्वोच्च न्यायालय को उसने एक पत्र लिखकर भेजा जो जनहित याचिका में अग्रणी बन गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, न्यायालय ने पत्रों पर विचार करने की प्रथा को छोड़ दिया। ये था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासनिक दिल्ली की जेल पुलिस का केस था जिसमें सुनील बत्रा के ऊपर ये अत्याचार किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया, 1980 के दशक की शुरुआत में एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह ने दिल्ली के पास पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की गंभीर शोषण का पता लगाया। कई बच्चों सहित ये मजदूर बेहद खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे थे, अस्थायी आश्रय स्थलों में रह रहे थे, वास्तव में कर्ज और जबरन मजदूरी के चक्र में फंसे हुए थे। इन परिस्थितियों में मौलिक मानवाधिकार के सुनियोजित उल्लंघन का पता चला। वहां काम करने वाले लोगों की भयानक परिस्थितियों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया गया। उक्त मामले में कोर्ट के निम्न विचारों में से एक को माना गया जिसे निम्नलिखित में से पहचानें। तो ऑप्शन क्या है, निर्णय मुख्य रूप से बंधुआ मजदूरी के प्रणालीगत मुद्दों को हल किए बिना प्रभावित मजदूरों को मौद्रिक मुआवजा प्रदान करने पर केंद्रित था।
ये तो गलत हो जाएगा कि बंधुआ मजदूरी के प्रणालीगत मुद्दों को हल ही नहीं किया गया और मुआवजा दे दिया गया। अगला ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने जबरन मजदूरी के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और मानवीय गरिमा के अधिकार से प्राप्त एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। जनहित याचिका मामलों में न्यायालय पारंपरिक मामलों के समान निष्क्रिय भूमिका निभाती है। जनहित याचिका मामले हैं, इसमें न्यायालय पारंपरिक मामलों के समान निष्क्रिय भूमिका निभाती है। कथन 2 कह रहा है जनहित याचिका मुख्य रूप से व्यक्तिगत विवादों पर केंद्रित होती है। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। ना तो जनहित याचिका में मामले न्यायालय पारंपरिक हमलों के समान निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, न ही जनहित याचिका मुख्य रूप से व्यक्तिगत विवादों पर केंद्रित होती है। दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ये भी ऑल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा विड्रॉ किया गया है। इसमें कहा गया है कि फातिमा एक मुस्लिम महिला है जिससे उसके पति इमरान ने तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद कर लिया। फातिमा अब इमरान से अपने और अपने 2 नाबालिग बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कर रही है। इमरान का तर्क है कि फातिमा ने दोबारा शादी कर ली है और इसलिए अब वह किसी भरण पोषण के लिए हकदार नहीं है। मुस्लिम कानून के तहत फातिमा के भरण पोषण के दावे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फातिमा अपनी इद्दत अवधि के दौरान अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तब तक भरण पोषण की हकदार है जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। इसका मतलब क्या है? मुस्लिम कानून में यह कहा जाता है कि भले ही आप तलाक दे दो, आपकी पत्नी दूसरी शादी कर ले, लेकिन आपके बच्चे यदि आपकी पत्नी के पास रहते हैं, जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक आपको उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी उठानी होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? प्रत्यायोजित विधान क्या है? संसद द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून ने क्या कहा जाता है? प्रत्यायोजित विधान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषण। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2020 में धोरोड़ो गांव में कोविड महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सके हैं, जबकि उसी वर्ष पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। श्री हरिवंश ने उस वर्ष पंचायत कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पंचायत में लोगों का प्रतिनिधित्व किया। राज्य के पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून बनाया कि उनकी आर्थिक गतिविधियों की दैनिक सीमा 100 रुपये ही रहेगी। इनमें से किस मामले में इसकी अनुमति दी गई या प्रतिबंधित किया गया? एमसीडी बनाम बिरला कॉटन मिल्स के मामले में ये अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन से प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के लिए आधार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है जनमत, ये प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार नहीं है, बाकी अवैधता, तर्कहीनता और आनुपातिकता आधार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, व्यावसायिक नैतिकता के हितों का टकराव क्या दर्शाता है? जो व्यावसायिक नैतिकता होती है, इसके हितों का टकराव ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत हित व्यावसायिक कर्तव्यों से टकराते हैं। तो ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत हित व्यावसायिक कर्तव्यों से टकराती हैं, उसे व्यावसायिक नैतिकता में हितों का टकराव कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, अधिवक्ता श्री एक्स ने एक संपत्ति विवाद मामले में एक मुवक्किल थी। अधिवक्ता श्री एक्स एक संपत्ति विवाद मामले में एक मुवक्किल थी, श्री वाई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता श्री एक्स ने मामले में देरी करने के लिए विरोधी पक्ष से रिश्वत स्वीकार की, जिससे श्री वाई के हितों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा श्री एक्स अपने मुवक्किल को महत्वपूर्ण सुनवाई की तारीखों के बारे में सूचित करने में विफल रहे, जिससे प्रतिकूल निर्णय लिए गए। उपयुक्त समस्या के आधार पर अब क्या निर्णय होगा, यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आपराधिक साजिश के अंतर्गत आएगा। यह पेशेवर नैतिकता के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप एक अधिवक्ता हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसका केस आप लड़ते हैं, आप उससे पैसे की मांग करते हैं, लेकिन वो पैसे देने से इनकार कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सामने वाली पार्टी से मिल जाएं, उससे रिश्वत ले लें और अपनी पार्टी को ना तो केस की सुनवाई की डेट बताएं और ना ही केस में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई सूचना दें। तो इसके लिए यह पेशेवर नैतिकता के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, व्यावसायिक कदाचार के मामलों में कार्यवाही की प्रकृति कैसी होती है। तो यह प्रकृति कैसी होती है, तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, ना सिविल और ना ही आपराधिक। व्यावसायिक कदाचार किया है तो उसमें ना तो सिविल और ना ही आपराधिक कार्रवाई की प्रकृति होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जनहित याचिका मामले में सुने जाने का अधिकार की अवधारणा में ढील दी गई है। जनहित याचिका किसी भी जनहितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है जो खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कहने का मतलब ये है कि जनहित याचिका किसी भी जनहितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है जो खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, और जनहित याचिका मामले में सुने जाने का अधिकार की अवधारणा में थोड़ी सी ढील भी दी गई है ताकि निपटारा अच्छे से हो सके। बात करें धारा 284 के अनुसार शेयर का अर्थ है किसी कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सा, और इसमें क्या शामिल हैं। धारा 284 के अनुसार शेयर का अर्थ किसी कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सा और इसमें स्टॉक शामिल हैं। यदि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपका शेयर पूंजी में हिस्सा होगा और जो उनके स्टॉक होंगे उनमें भी आपका हिस्सा होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 में किसका प्रावधान है। अधिनियम की धारा 43 में शेयर पूंजी के प्रकार का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सूरत शहर एक्स नामक एक विनिर्माण कंपनी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट को पास की नदी में बहा रही है। अब क्या है, सूरत शहर में एक्स नामक एक कंपनी है जो अनुपचारित जल को नदी में बहा रही है। इससे गंभीर प्रदूषण हुआ जिससे नदी का पानी पीने के लिए असुरक्षित हो गया और जलीय जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय किसानों निवासी जो सिंचाई और दैनिक जरूरतों के लिए नदी पर निर्भर थे, दूषित पानी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, फसल विफलताओं का सामना करने लगे। स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कई शिकायतों के बावजूद कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उपरोक्त समस्या के आधार पर अब क्या होगा, यह जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 का उल्लंघन है। इसके तहत केस फाइल किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से लोकप्रिय है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, यह अम्ब्रेला विधान के नाम से लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, मध्यस्थ का वर्णन करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21W के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल हैं।
तो साइबर कैफ़े, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो मध्यस्थ का वर्णन करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 121W के अनुसार साइबर कैफ़े, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सेवा प्रदाता शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निष्पक्षता के बारे के लिए खतरों को कम करने, संभावित पूर्वाग्रह की किसी भी धारणा का मुकाबला करने में मदद करते हैं। निम्न में से कौन से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं हैं? सुरक्षा उपाय नहीं हैं ऑप्शन सी और डी, ग्राहक के साथ किसी भी पूर्व संबंध का खुलासा न करना, हितों के टकराव के किसी भी संभावित स्रोत का खुलासा न करना। तो ये उपाय हैं, प्रक्रियात्मक सुरक्षा के उपाय हैं कि ग्राहक के साथ किसी भी पूर्व संबंध का खुलासा ना करें और हितों के टकराव के किसी भी संभावित स्रोत का खुलासा नहीं करना चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा निम्न में से कौन शामिल है? तो कारखाने का अधिभोगी, ठेकेदार, कारखाने का प्रबंधक। अब जो कारखाने का प्रबंध निदेशक है वो थोड़ी देखेगा कि कौन मजदूर कार्य कर रहा है, किसे मजदूरी पर रखा गया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कारखाने का अधिभोगी होगा जो ठेकेदार होगा, और कारखाने का जो प्रबंध देख रहा है। अब मालिक की इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन ए, बी, सी औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जो हैं कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 एवं रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959। अगला प्रश्न पूछा गया, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत किसी संगठन में औद्योगिक विवाद के न्याय निर्णयन के लिए इनमें से किसकी स्थापना नहीं की गई है? तो ये पर्यावरण न्यायाधिकरण है, इसकी स्थापना औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत किसी संगठन में औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए इसकी स्थापना नहीं की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया, विनिर्माण कंपनी XYZ टेक्सटाइल लिमिटेड ने हाल ही में बिना कोई मुआवजा दिए 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यह बर्खास्तगी कर्मचारियों के कदाचार के कारण हुई थी। कंपनी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच भी की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। कर्मचारियों ने छंटनी मुआवजे का दावा किया जिसे प्रबंधन ने खारिज कर दिया। अस्वीकृति से व्यथित कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही उत्तर चयन करें। तो बर्खास्तगी छंटनी नहीं है, इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब आप गलत काम करेंगे और फिर कहेंगे कि बर्खास्तगी की छंटनी की गई है, तो ये तो गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया, मालती एक छोटी व्यवसायी है, ऑनलाइन कपड़ों की दुकान चलाती है। हाल ही में उसने देखा कि उनकी वेबसाइट हैक कर ली गई है। उनके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी जिसमें नाम, पता, भुगतान विवरण शामिल है चुरा ली गई हैं। कुछ ही समय बाद उनके ग्राहकों ने अपने खाते में अनधिकृत लेन देन की सूचना दी। मालती इस घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती है, तो वह कहाँ जाएगी? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत दंडनीय है और ग्राहक कुछ परिस्थितियों में मुआवजा का दावा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है तो इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसी के तहत यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत दंडनीय है। तो दोनों में एक ही ऑप्शन आ गया है, इसलिए ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, श्री
बी ने श्री ए को श्री ए के कब्जे वाले परिसर को छोड़ने के लिए कहा। जब श्री ए ने मना कर दिया तो श्री बी ने अपने कुछ कामगारों को इकट्ठा किया जो श्री ए के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने आस्तीन और एप्रन ऊपर कर लिए। मतलब आस्तीन का मतलब क्या होता है, जो साइड होती है उसको मोड़ लें, फोल्ड कर लें। लड़ाई के लिए हीरो क्या करते हैं, अपनी सेट को ऊपर कर लेते हैं। आस्तीन को निकाल लिया, एप्रन ऊपर कर लिए। वादी की गर्दन तोड़ने की धमकी देने लगे, लेकिन वह नहीं गया। श्री ए किस अपकृत्य के लिए तहत मामला दर्ज कर सकता है? तो ये हमले के तहत मामला दर्ज कर सकता है कि हमारे ऊपर हमला किया जा रहा था। क्योंकि मारपीट इनके साथ हुई नहीं है, चोट इनको लगी नहीं है, गैर कानूनी कैद इन्हें होगी नहीं, तो हमले के तहत ये मामला दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, लिफ्ट लेते समय सुश्री जे को पता था कि ड्राइवर श्री टी शराब के नशे में, परिणाम स्वरूप कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुश्री जे को चोटें आई और उन्होंने मुआवजे के लिए मामला दायर किया। श्री टी द्वारा किस बचाव द्वारा दावा किया जा सकता है? वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया के तहत यह बचाव का दावा किया जा सकता है कि जब इन्हें पता था कि मैं शराब पिए हुए हूँ फिर भी यह मेरे साथ बैठ गई, तो इसके पहले भी एक वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नाम का मामला हुआ जिसमें ड्राइवर को बचाया गया था मुआवजे के लिए। अगला प्रश्न है, श्री के एक इमारत के मालिक हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और उन्हें किराए पर देकर उन्होंने काफ़ी आय अर्जित की है। श्री वाई के पास कपास मिल के मालिक हैं जिसे श्री के द्वारा कब्जे के बाद बनाया गया था। मिल के शोर और धुएं के कारण कई कमरे खाली रह जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप श्री के को नुकसान होता है। मामले के लिए प्रासंगिक अपकृत्य की जांच करें, तो ये क्या है, एक उपद्रव कहा जाएगा कि श्री के एक इमारत के मालिक हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और किराए पर लगे हुए थे। श्री वाई के पास कपास मिल है जिसे श्री के द्वारा कब्जे के बाद बनाया गया था। मिल के शोर और धुएं के कारण कई कमरे खाली रह जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप श्री के को नुकसान होता है। मामले के लिए प्रासंगिक अपकृत्य है तो उपद्रव, जो वो कपास की मिल है इससे शोरगुल होता है, तो ये उपद्रव जिसके कारण के की इमारत में रहने वाले लोग भाग गए। बात करें अगले प्रश्न की, दो बसों के बीच टक्कर हो गई जिसमें एक सरकारी थी और दूसरी निजी थी। जिसमें निजी बस गलत दिशा से आ रही थी, सरकारी बस लापरवाही से आ रही थी। दोनों ने दूसरी बस को देखकर अपनी बस की गति धीमी नहीं की, अपकृत्यपूर्ण कार्य का निर्धारण करें। तो एक निजी बस थी जो गलत दिशा से आ रही थी और जो सरकारी बस थी जा तो अपनी दिशा में रही थी लेकिन ये लापरवाही से चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा फिर भी अपनी गति धीमी नहीं की। अपकृत्यकार पूर्ण कार्य का निर्धारण कौन करेगा? तो अंशदायी लापरवाही, मतलब दोनों की लापरवाही हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम 1961 में आय शब्द का वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? आयकर अधिनियम 1961 में आय शब्द का वर्णन धारा 224 के अंतर्गत किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, श्री एक्स ने धारा 80 के तहत कर कटौती का लाभ उठाने के लिए डाकघर में 5 साल के लिए सावधि जमा में 65,000 रुपये जमा किए। मान लें कि एक्स आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BAC के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते। उपरोक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। श्री एक्स ने धारा 80 के तहत कर कटौती लाभ उठाने के लिए डाकघर में 5 साल के लिए सावधि जमा में 65,000 रुपये तो जमा कर लिए, लेकिन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BAC के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते हैं, मतलब टैक्स जमा नहीं करते हैं। उपरोक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प श्री एक्स कर चोरी का दोषी, परिहार का दोषी नहीं है, क्योंकि इसने 5 साल के लिए सावधि जमा की। 1961 की धारा 115 BAC के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प ये नहीं चुनते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया, यदि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के तहत कृषि आय कर से मुक्त है, गैर कृषि आय के मामले में गैर कृषि पर कर मूल सीमा से अधिक है। कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, जिसे गैर कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण की योजना द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) है, इसके तहत कृषि आय जो है कर से मुक्त है। गैर कृषि आय के मामले में गैर कृषि पर कर मूल छूट सीमा से अधिक है। कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, जिसे गैर कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण की योजना द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सुश्री जे बैंकर है। तो जे कौन है? बैंक में काम करने वाला है। इन्होंने ऐप का चेक स्वीकार करने से मना कर दिया, यद्यपि उनके पास पर्याप्त शेष राशि थी। इससे ऐप को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ऐप किस परिदृश्य के तहत मामला दायर कर सकती है? इंजूरिया साइन डेमनम के मामले तहत मामला दायर कर सकती है कि बैंक में पैसा भी था, इन्होंने हमारी चेक लेने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न पूछा गया, कानून द्वारा लागू न किए जा सकने वाले अनुबंध को किसके तहत शून्य किया जा सकता है? तो कानून द्वारा लागू न किए जा सकने वाले अनुबंध को धारा 2(g) के तहत शून्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अमान्य गारंटी की अवधारणा किस धारा के अंतर्गत आती है? जो अमान्य गारंटी की अवधारणा है, ये धारा 142 से 144 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न पूछा गया, रियल एस्टेट डेवलपर ए ने अपने एक प्रमुख भूमि के मालिक बी के साथ उसकी संपत्ति खरीदने के लिए एक अनुबंध किया। अनुबंध में यह शर्त रखी गई कि ए 50 लाख रुपए अग्रिम भुगतान करेगा और शेष 1 करोड़ रुपए 6 महीने के भीतर देगा। बदले में बी भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद बी ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसे किसी अन्य खरीदार से बेहतर प्रस्ताव मिला है। ए ने निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत अनुबंध में प्रवर्तन की मांग की, लेकिन बी ने उसके दावे को अस्वीकार कर दिया। ए को अदालत में मुकदमा दायर करना हुआ। ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत शक्तियों वाले सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है कि हम 50 लाख रुपए दे चुके हैं और 6 महीने के भीतर 1 करोड़ देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अब इन्हें और ज़्यादा पैसे मिलने लगे हैं, जिसके कारण ये धोखेबाजी कर रहा है। अगला प्रश्न किया गया, ए इस शर्त पर बी को भूमि का एक टुकड़ा हस्तांतरित करता है कि बी अगले 10 वर्षों तक भूमि को किसी और को हस्तांतरित नहीं करेगा। इस मामले में बी को अगले 10 वर्षों तक भूमि को किसी और को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। यह संपत्ति के हस्तांतरण पर सशर्त सीमाओं के बराबर है। तो कोई अगर आपको ज़मीन किसी कंडीशन पे देता है तो वो क्या हो जाएगा? सशर्त सीमाओं के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, श्री राजेश ने खरीदे गए माल के भुगतान के लिए अपने आपूर्तिकर्ता श्री शर्मा को 50,000 का चेक दिया। राजेश ने खरीदे गए माल के भुगतान के लिए जिसने ये माल आपको उपलब्ध कराया उसे 50,000 का चेक दिया। जब श्री शर्मा ने चेक जमा किया तो बैंक ने इसे अपर्याप्त निधि टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि उसके खाते में उतने पैसे नहीं हैं। अब इस समस्या के लिए क्या किया जाएगा? चेक अनादरित होने के संबंध में श्री शर्मा द्वारा 1 माह के भीतर न्यायालय में लिखित शिकायत की जानी है। तो आप अगर उसमें पैसे नहीं हैं अकाउंट में तो आप शर्मा जी कोर्ट में जाएं 1 महीने के अंदर और राजेश सर के खिलाफ FIR करवा दें, केस कर दें। ठीक है। अगला प्रश्न, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला किराया मुक्त आवास क्या होता है? जो नियोक्ता है ये कर्मचारी को जब
रखते हैं अपने ऑफिस में और इनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला किराया मुक्त आवास आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ है कि आपको सैलरी भी मिल रही है, रहने खाने को भी मिल रहा है। बात करें अगले प्रश्न की, विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली कैसे की जाती है। विशिष्ट अचल संपत्ति होती है, इसकी वसूली विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा प्रदान की गई विधि से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। जो विशिष्ट अचल संपत्ति होती है कि कब्जे का हकदार जो व्यक्ति होता है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा प्रदान की गई विधि से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया, संविदा कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है कि प्रस्ताव को किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले रद्द किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। मतलब संविदा कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है कि प्रस्ताव को किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले रद्द किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। धारा 5 के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम पुनर्वास प्रस्थापन 2013 के अनुसार सरकारें किस लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। तो आपको बताना है किस लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। तो रणनीतिक उद्देश्य बनाने के लिए, मतलब आर्मी के लिए, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए, परियोजनाओं के लिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का सरकारी स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, भूमि में अधिग्रहण अधिनियम 2013 किस पुराने कानून का स्थान लेगा। जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, ये किसका स्थान लेगा। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का। अगला प्रश्न पूछा गया, सोहम एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर है ने फिटलाइट नामक एक मोबाइल ऐप बनाया है जो व्यक्तिगत फिटनेस प्लान प्रदान करता है। उन्होंने ट्रेडमार्क कानून के तहत ऐप का नाम और लोगो पंजीकृत किया। ऐप के सोर्स कोड को कॉपीराइट किया गया। हालांकि इसके लॉन्च के 6 महीने बाद सोहम को एक बड़ी टेक कंपनी द्वारा विपणन किए जा रहे फिटलाइट नामक एक प्रतिस्पर्धा ऐप का पता चला जिसमें एक समान लोगो और सुविधाएं थीं। सोहम का मानना है कि प्रतिस्पर्धी ऐप ने उसके सोर्स कोड के तत्वों की नकल की, उसके ग्राहकों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर एक भ्रामक रूप से समान नाम और लोगों का उपयोग किया है। ट्रेडमार्क कानून के तहत क्या सोहम प्रतिस्पर्धी ऐप द्वारा समान नाम और लोगों के उपयोग का उल्लंघन करने का दावा कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका हाँ, अगर वह साबित कर सके कि नाम भ्रामक रूप से समान है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में साहित्यिक कृतियों के लिए कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है। भारत में साहित्यिक कृतियों के लिए कॉपीराइट संरक्षण की अवधि जो है लेखक के जीवन काल के अलावा भी 60 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न दिया गया, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 किससे संबंधित है। लिखितों का निरस्त्रीकरण जो होता है इससे संबंधित है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा। बात करें अगले प्रश्न की, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णित किया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। तो बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया है कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4B जोड़ा गया था। तो संविधान संशोधन जो 81वां हुआ है इसके तहत अनुच्छेद 16 में 4B जोड़ा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
तो आपको बताना है कि जो 106वां संविधान संशोधन हुआ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये भी प्रश्न ऑल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा विड्रॉ किया गया है, क्योंकि इसमें मिलते जुलते ऑप्शन पाए गए हैं। इसमें ऑप्शन में दिया है, इसमें अनुच्छेद 239A को शामिल किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। इसमें अनुच्छेद 338 को शामिल किया गया है, जिसमें लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 334A भी जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि उक्त संशोधन उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना के बाद लागू होंगे। उपरोक्त वर्णित प्रावधान खोज प्रारंभ होने से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। तो इसमें मिलते जुलते ऑप्शन थे, इसलिए इसे क्या किया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है। कोई भी आंसर इसका नहीं माना गया। अगला प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न भी विड्रॉ कर लिया गया है ऑल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा। इसमें कहा गया, संसद ने फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 पारित किया, जिसमें निम्न प्रावधान शामिल हैं। धारा 3 धर्म जाति लिंग के आधार पर मकान किराए पर देने या बेचने में भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। धारा 6 भेदभाव के लिए 10,000 का जुर्माना लगाती है। धारा 10 मालिकों के लिए पिछले 10 वर्षों में सभी किराएदारों की धार्मिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना अनिवार्य बनाती है। एक नागरिक धारा 10 को चुनौती देता है, यह तर्क देते हुए कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 10 को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन कानून के अन्य प्रावधानों को बरकरार रखा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो इसमें मिलते जुलते आंसर हैं, इसलिए इसे कहीं भी सही नहीं माना गया है। ऑल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा इसे क्या किया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है। तो किसी राज्य का जो बही खाता होता है, संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है, ये उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, तो अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न पूछा गया, किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया है। अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब के मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया है, जबकि अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा दी गई है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। 101वां संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी नामक कर लाया गया, जिसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू करता है, तो संसद का कोई भी सदन, लेकिन इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस बल को आपराधिक बल मानती है, जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति से किया जाए, जिससे चोट, भय या क्षोभ पैदा हो, तो इसे आपराधिक बल माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 182(1) के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने का अधिकतम जुर्माना कितना है, तो 300 रुपये होता है। अधिकतम जुर्माना कितना होता है, 300 रुपये। जो आरबीआई बैंक पैसा बनाती है, वैसे ही करेंसी या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने पर अधिकतम जुर्माना 300 रुपये होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के करने या करने के प्रयास करने वाले गलतकर्ता की जानबूझकर मृत्यु कारित करने, कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि डकैती और सूर्यास्त के बाद घर में सेंधमारी ये कहलाती है जानबूझकर मृत्यु कारित करने, कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित होती है। और ये क्या है,
भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के तहत या प्रयास करने वाले गलतकर्ता की जानबूझकर मृत्यु कारित करना। यदि आपके घर में कोई डकैती करता है या सूर्यास्त के बाद घर में सेंधमारी करता है और आप उसे पकड़कर मृत्यु कारित कर देते हैं, मृत्यु कारित करने या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक यह विस्तारित है। अगला प्रश्न, ये भी ऑल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा 2024 में विड्रॉ किया गया है। राजेश सुनील के साथ तीखी बहस में उसे लोहे की भारी छड़ से मारता है। इस वार से सुनील का हाथ टूट जाता है और वह कई हफ्तों तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि फ्रैक्चर गंभीर चोट के बराबर है। राजेश ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? तो आईपीसी की धारा 324 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया। विजय को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच से पता चला कि अमित ने यह जानते हुए कृत्य किया कि उसके कृत्यों से उसकी मौत हो सकती है। हालांकि विजय की हत्या की पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं है। अमित ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या। मतलब इसके बारे में कोई पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की नियुक्ति, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 105। बलात्कार के मामले में सजा को बीएनएस की किस धारा में शामिल किया गया है, जिसमें पीड़िता 16 या 12 वर्ष से कम आयु की महिला है? तो अनुच्छेद 65 के तहत धारा 65 के तहत बलात्कार के मामले में सजा को बीएनएस की किस धारा में शामिल किया गया है, जिसमें पीड़िता 16 या 12 वर्ष से कम आयु की महिला है, यानी बच्ची है? तो ये धारा 65 के तहत है। अगला प्रश्न पूछा गया, बीएनएस द्वारा स्नैचिंग का एक नया अपराध शामिल किया गया है। बीएनएस की कौन सी धारा स्नैचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित करती है? धारा 304। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। श्री पटेल पुलिस अधिकारी होने के नाते शिकायत और सूचना प्राप्त करते हैं चूँकि राजू बैंक की डकैती में शामिल था, उसके खेत में मूल्यवान संपत्ति छिपाने में भी मदद की, जैसा कि 2 ग्रामीणों ने कहा है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, श्री पटेल पुलिस अधिकारी होने के नाते शिकायत और सूचना प्राप्त करते हैं, राजू बैंक की डकैती में शामिल था, अपने खेत में मूल्यवान संपत्ति छिपाने में भी मदद की, जैसा कि 2 ग्रामीणों ने बताया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पुलिस अधिकारी श्री पटेल राजू को बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकते हैं? राजू को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने श्री पटेल की उपस्थिति में कोई आसंज्ञेय अपराध किया हो। ऑप्शन बी, चूँकि राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त हुई है, ग्रामीणों की गवाही के कारण एक पक्का संदेह मौजूद है, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। राजू को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने बचने या भागने की कोशिश की हो। राजू को तथ्यों परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन देने, धमकी देने, बाधा करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी और डी दोनों सही हैं कि राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त हुई है कि देखने वालों ने गवाही दी है, ग्रामीणों की गवाही के कारण एक पक्का संदेह हो गया है, इसलिए उसकी गिरफ्तार की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी, राजू को तथ्यों परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन देने, धमकी देने, बाधा करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया, बीएनएसएस ने संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान शामिल किया है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो। एफआईआर को किस नाम से जाना जाता है? शून्य एफआईआर यानी 0 एफआईआर के नाम से जाना जाता है। इसके तहत बीएनएसएस ने संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान शामिल किया है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो। ऐसी एफआईआर के लिए शून्य एफआईआर नाम दिया जाता है।
अगला प्रश्न पूछा गया, बीएनएसएस ने कम से कम कितने वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक फॉरेंसिक टीम को अनिवार्य किया है? तो ऐसे 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक फॉरेंसिक टीम गठित की है। अगला प्रश्न पूछा गया, बीएनएसएस की कौन सी धारा घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति दे सकती है? तो बीएनएसएस की धारा 356 द्वारा घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देती है। अगला प्रश्न पूछा गया, बीएनएसएस की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और कार्रवाई की सुविधा प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धारा 530। अगला प्रश्न पूछा गया, बीएनएसएस की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करती है? तो धारा 531 बीएनएसएस की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करती है। वर्ष 2024 का ऑल इंडिया बार काउंसिल का अंतिम प्रश्न जो सेट बी में पूछा गया है, अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में एक घर में घुसने का फैसला करते हैं। वे दरवाज़ा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ चुरा पाते घर का मालिक विक्रम अप्रत्याशित रूप से घर आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं, बिना कुछ चुराए भाग जाते हैं। विक्रम की शिकायत के आधार पर पुलिस उन्हें अगली सुबह गिरफ्तार कर लेती है। अमित और रानी ने बीएनएस के तहत कौन सी अपराध किया है? तो ये चोरी करने के इरादे से गृह अतिचार किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।